लेते हैं फजांस रूल को। ठीक है, तो फजांस रूल क्या बोलता है कि हम लोग फजांस रूल में स्टडी करते हैं आपका जो आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर की स्टडी करते हैं कि कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो बेसिकली फजांस जो साइंटिस्ट है फजान, उन्होंने बताया कि जो आपका कैटायन है, ठीक है, जैसे A प्लस B माइनस, ठीक है, तो कैटायन और एनायन, ठीक है, दोनों में जो कैटायन है, कैटायन का साइज जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए और एनायन का साइज जो होना चाहिए बिगर होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि स्मॉलर साइज एंड बिगर, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड बिगर साइज ऑफ एनायन मेक्स ए बेटर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज दोनों पे हाई होना चाहिए। ठीक है, तो साइज कैटायन का छोटा, एनायन का बड़ा, और चार्ज दोनों पे हाई होना चाहिए, मतलब कि कैटायन पे भी चार्ज हाई और एनायन पे भी चार्ज हाई। ठीक है, तो अगर एक दोनों बातों को एक बात में बोले तो छोटा कैटायन बड़ा एनायन और दोनों पे चार्ज ज्यादा, तो इट विल मेक ए बेटर कोवैलेंट बॉन्ड, ये ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अगर इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझे बात को, जैसे हम यहां पे लिखते हैं NaF MgF2 AlF3। ठीक है, अब देखो यहां पे कैटायन एनायन तो सेम है और कैटायन पे चार्ज देखो +1 +2 और +3, तो चार्ज यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो कैटायन का चार्ज ज्यादा है, साइज में खास फर्क पड़ेगा नहीं कैटायन के, तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल अगर हम लें LiCl Li, ये ऐसे कर लेते हैं NaCl NaBr Na। ठीक है, तो यहां पे देखो कैटायन को सेम कर दिया मैंने। अब एनायन देखो, तो एनायन का साइज चार्ज तो सब में सेम है प्लस माइनस का, लेकिन एनायन आपका बड़ा होता जा रहा है, Cl माइनस फिर Br माइनस फिर I माइनस, तो बिगर एनायन है तो आपका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ऐसे इंक्रीज करेगा कोवैलेंट कैरेक्टर, और जैसे कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा आपका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे हम क्वेश्चन देते हैं और जो कि जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं और आप उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, हम भी उसको करते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एमंग LiCl RbCl BeCl2 एंड MgCl2। ठीक है, चार कंपाउंड दिए हैं, सबसे पहले उनको हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड है, LiCl RbCl BeCl2 एंड MgCl2। ठीक है, द कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर की, क्योंकि फजान ने बताया था आयनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर की बात, तो पहले हम आयनिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी कोवैलेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये अगर चार्ज की बात करें, एनायन तो सारे सेम है, यहाँ पे +1 का चार्ज है और ये +2 वाले हैं, तो जहां पे ज्यादा चार्ज होगा वहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे कोवैलेंट कैरेक्टर में। अब इन दोनों में साइज इसका छोटा है तो BCl2 आपका आगे निकल जाएगा। BCl2 के अंदर आपका जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, कोवैलेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि आपका जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो BCl2 के अंदर सबसे कम होगा। तो जो लीस्ट है या मिनिमम है आपका आंसर होगा BeCl2। ठीक है, अच्छा अब कोवैलेंट कैरेक्टर अगर हम बात करें कि सबसे
कम कहाँ पे होगा, तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर इन दोनों में सबसे ज्यादा था, तो इनमें देखते हैं कम होगा, ठीक है। अब साइज देखो, साइज यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ा है, ठीक है। अब कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए बट यहाँ पे बड़ा है, तो ये जो चीज होगी ना, ये इसको क्या करेगी, लीस्ट को कोवेलेंट बनाएगी, लेस मतलब इसके अंदर मिनिमम क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। अगर मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आयनिक कैरेक्टर आपका मैक्सिमम होगा किसके अंदर, RbCl के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन को आप चेक करो, तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं जरा क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट आपका पूछा गया है, ग्रेटेस्ट आपका कहां पे होगा, आयनिक कैरेक्टर RbCl के अंदर होगा, ठीक है, और लीस्ट होगा BeCl2 के अंदर, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। RbCl हैज हाईएस्ट आयनिक एंड BeCl2 हैज मोस्ट, लीस्ट आयनिक या मोस्ट कोवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे हम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको सोचिएगा 1 मिनट के लिए, फिर हम करेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, among the following the maximum covalent character is shown by, क्या क्या ऑप्शंस हैं जरा देखते हैं। AlCl3, ठीक है, MgCl2, देन FeCl2 और SnCl2, ठीक है। अब देखो एनायन सारे सेम है, कैटायन पे ध्यान देना होगा, तो देखो जरा EI-EEE यानी JEE Mains 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पे +3 है चार्ज, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। सीधी सी बात है कि कैटायन पे ज्यादा चार्ज यानी कि आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, तो दैट्स इट फ्रॉम फिनांस रूल। आप लोग इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आने की मोस्ट मतलब काफी ज्यादा संभावना है। हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्रिक्स, ठीक है, MOT बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट में हम लोग MOT बोलते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। तो एक्चुअली में इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी चीजों को समझा नहीं पाती है, जिसको समझाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प ली जाती है। और जैसे कि मैं बात करूं O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है, O2 इज बेसिकली 16 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन O2, तो इट शुड बी लाइक डायमैग्नेटिक बट इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डी ऑर्बिटल कंपाउंड्स जैसे हैं, तो उनका फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और भी चीजें हैं, तो इस वजह से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता क्या है कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनकी इन फेज और आउट फेज एक टाइप से ओवरलैपिंग होती है, इंटरफेरेंस होता है वेव्स का, जिससे कि आपके दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होते हैं ना, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो वो सारी चीजों की बात फिलहाल नहीं करते, फिलहाल हम ट्रिक की मदद से आपको क्वेश्चन करना सिखा देते हैं ताकि आपका 4 नंबर पक्का हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हम सिखाते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप N2 का बॉन्ड ऑर्डर सारे बच्चों को आता होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, 3.0 लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है कि ये 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं नाइट्रोजन में, इसके आगे आप जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या होगा 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 इलेक्ट्रॉन, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। तो जैसे आप आगे जाएंगे तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करते जाइएगा, यानी कि यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वाली कोई स्पेसिस होगी तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, फिर 2 होगा, लाइक O2 का 2 होता है,
देन 17 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज का 1.5 होगा, देन 1, देन 0.5 एंड 20 इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे तो इसे Ne2 नियॉन होता है, तो Ne2 करेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर आप लेफ्ट में आइएगा तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन इससे C2 हो जाएगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा भाई साहब, जब आप डिक्रीज करिएगा तो 2.5 हो जाएगा 13 वाले का, और 12 वाले का 2 होगा, फिर 1.5 होगा 11 वाले का, 10 वाले का 1 होगा, फिर आपका 9 वाले का क्या होगा भाई साहब, 9 वाले का 0.5 होगा, और 8 वाले का 0 हो जाएगा, यानी कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। तो B2 यानी बोरान कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब, 5 होते हैं, तो यहाँ पे B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को 1 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें हैं। तो आपका ये अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका 8 to 14 है, ठीक है, 8 to 14 है, तो सॉरी 8 to 20 कवर हो गया है ना, तो ये आप लगा देंगे सिंपली, कोई भी स्पेसी आएगी। मान लो कि आपसे बोल देता है कि आप NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो NO मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N में 7 और O में 8, 15 और एक कम करो 14, तो NO प्लस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो इस टाइप से चीजें हैं। एक चीज आप यहाँ पे याद कर ले थोड़ा सा, ये एक्सेप्शनल केस है CO प्लस का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये 3.5 होता है, ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अभी वो चीज की बात नहीं करते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 0 से 8 का केस की अगर हम बात करें, तो 0 से 8 के केस में हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं, जिसको हमारे जो साथ के टीचर है पंकज सर बताते हैं बाबा ट्रिक। तो आइए देखते हैं बाबा ट्रिक क्या होती है। बाबा, ठीक है, यहाँ पे B फॉर बॉन्डिंग और A फॉर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बॉन्ड निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास में लिथियम Li2 है, इसका बॉन्ड निकालना है, लिथियम मतलब एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो यहाँ पे ये लिथियम Li2 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल अप करिएगा 2 बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में, फिर बॉन्डिंग में, और जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपका होता है, मेन फॉर्मूला Nb minus Na/2, that is number of bonding electron minus number of anti-bonding electron divided by 2। तो बॉन्डिंग में आप काउंट करें कितने हैं, 4, और 4 एंटी बॉन्डिंग में 2/2 यानी कि 2/2 यानी 1 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बाबा ट्रिक काफी अच्छा काम करती है, ठीक है। आप यहाँ पे फिलअप करते जाइएगा, पहले बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में, और ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इससे आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। एक और बताएं क्या आपको, चलो देखो, जैसे He2 प्लस है भाई साहब, तो He2 प्लस का केस है, तो यहाँ पे आप देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हीलियम मतलब एटॉमिक नंबर 2, He2 मतलब 4 और प्लस लगा देंगे 3। अब बॉन्डिंग में 2 जाएगा और एंटी बॉन्डिंग में 1 जाएगा, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, दैट इज 1/2 यानी 0.5, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए हैं। चलो, अब हम आगे बात करते हैं। यहां पे अगर आपका क्वेश्चन में पूछता है कि मैग्नेटिक नेचर होगा या नहीं, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो सीधे आप लर्न कर लीजिएगा कि अगर आपके पास में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में आपका ये डायमैग्नेटिक होगा, और ऑड के केस में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, P2 एंड O2, P2 और O2 में इवन है, इसमें 10 है, इसमें 16 है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देन इट विल बी डायमैग्नेटिक। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। एंड इन केस ऑफ O2 एंड B2, दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इवन, मतलब 10 और 16 हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्लियर? चलो,
अब आगे हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर का क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना। आप देख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट कर ही लोगे, इतना मान के चल रहे हैं। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हो तो आई थिंक यू शुड, क्या बोले, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगली बात यहाँ बात करते हैं कि स्टेबिलिटी की बात करें कभी, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या आपका मतलब क्या रिलेशन होता है, तो बॉन्ड लेंथ BL जो होती है ये बॉन्ड ऑर्डर के आपका 1/, मतलब जितना कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम, समझे बात को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, भूल गया था, सॉरी। चलो, तो अब बात करते हैं, अगर बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछेंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। बात को समझ गए? तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये चीज निकालनी है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाता है तो आप बॉन्ड स्टेबिलिटी बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, और बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। और कभी कभी पूछते हैं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको ये बताना होगा कि निकालना होगा कि अगर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अदरवाइज बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आता है 0.5, 1, 1.5 समथिंग, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने बात की थी कि sp मिक्सिंग होगी या नहीं होगी, तो आपको ये चीज याद कर लेनी है। एक्चुअली चीज है जेई एडवांस कॉन्सेप्ट, तो अभी हम इसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल ट्रिक की। sp मिक्सिंग डन इज डन इन केस ऑफ जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से कम होता है तो sp मिक्सिंग होती है, और जो 14 से ज्यादा होता है तो sp मिक्सिंग नहीं होती है। sp मिक्सिंग आपको ध्यान रखना 14 से नीचे में होती है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE Mains, so you should be very clear, you should learn this concept और JEE Mains 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कैसे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे आपको पैरामेट्रिक और डायमेट्रिक बताना है, कैसे आपको स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी बतानी है, और कब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, और sp मिक्सिंग कब होती है जब इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस देन 14 होता है, और उस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं वो आपके थोड़ा डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज्यादा होता है। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच यार, बाय। डायपोल मोमेंट है क्या, ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, और जो जेईई मेंस के आपके विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जेईई मेंस या नीट का एग्जाम ले लें तो वहां पे डायपोल मोमेंट के अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे आपसे पूछते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, या मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। और दूसरी चीज है कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बेटा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें HCl की, तो HCl इट इज ए पोलर कंपाउंड, क्योंकि जो क्लोरीन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिससे कि यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पोलर है, तो ये किस हद तक आपका पोलराइजेशन होगा या सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, उस चीज को आपका डायपोल मोमेंट बताता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया डायपोल मोमेंट का। तो पोलर मॉलिक्यूल में जो आपका चार्ज का सेपरेशन हुआ है वो किस हद तक होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, दैट इज कैलकुलेटेड या डिफाइंड बाय डायपोल मोमेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू डी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो नॉर्मली नहीं आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना होगा कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है।
पोलर होने का मतलब कैसे, पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अगर नॉन पोलर है तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि जितने भी आपके रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे ट्राइगोनल प्लेनर हो, या टेट्राहेड्रल हो, या ऑक्टाहेड्रल, कोई भी ज्योमेट्री वाले हैं, वो आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा, उनका 0 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर सपोज दैट आपके पास में कोई भी लोन पेयर वाला केस नहीं है, नो लोन पेयर, ठीक है, कोई भी लोन पेयर वाला केस नहीं है, बॉन्ड पेयर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, या 5, 6, 7, तो आपको पता होगा रेगुलर ज्योमेट्री में डायपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। जैसे कि 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, या 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, या 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, या 5 या 6 या 7 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है और यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो BeCl2 देता है, या फिर आपका BF3 होता है 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, CH4 हो गया, या फिर PCl5 हो गया, SF6 हो गया, या फिर IF7, इस टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं तो उनका डायपोल मोमेंट आप देख के बता देंगे कि 0 होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि 2-3 वाला केस, या 4-2 या 5-2, यानी कि यहाँ पे जो पहले डिजिट है वो बता रही है कि आपका बॉन्ड पेयर को, और दूसरी डिजिट बता रही है आपका लोन पेयर, यानी 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, या 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, या 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये वाले केस जो होते हैं यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट 0 निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। नंबर 23, ठीक है, S23, उसके बाद में 42, 42 और 52, ये वाले केस में डायपोल मोमेंट 0 निकल के आता है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर XCF2, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर XCF4, और XCF5 माइनस 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, डायपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, जहां पे आपको दिखे तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा ये वाले नॉन पोलर होंगे, इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कंपैरिजन के, तो वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायपोल मोमेंट के अंदर में। अब हम आगे बात करेंगे तो आपको वो चीजें भी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। आपका मैं 100% गारंटी लेता हूं कि जेईई मेंस का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। 99%, 100% तो कोई भी गारंटी किसी चीज की होती नहीं है। 99% मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन हो जाए, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो जाए। चलिए तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। तो इसमें सबसे पहला और कॉमन एग्जांपल है अमोनिया और NF3, ठीक है। इसमें डायपोल मोमेंट अमोनिया का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ध्यान समझ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जैसे अमोनिया आपका ये है, ठीक है, एक लोन पेयर होगा, सेम इज द केस यहाँ पे भी NF3 और एक लोन पेयर होगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखो, हम अगर वेक्टर के डायरेक्शन यहाँ पे बनाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है, और लोन पेयर से दूर ये सारे वेक्टर एड अप हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे देखो 3 वेक्टर नीचे होंगे, एक इधर होगा, तो ये माइनस कर देगा। इस वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि NH3 का अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सेकेंड केस की बात करते हैं। मान लो आपसे ये क्वेश्चन आता है कि CH3, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस CH3Cl और CH3F। तो बहुत बच्चों को लगता है कि CH3F का ज्यादा होता है, बट इसका ज्यादा होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, और Cl का साइज ज्यादा है। यहाँ पे जो CCl बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा आता है, तो इसका बॉन्ड इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है, ठीक है। जबकि HF और HCl में HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ये वाला केस याद रखिएगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, तो आपको नेक्स्ट केस डायरेक्टली याद कर लेना है। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, और इसमें डायपोल मोमेंट होगा, सबसे हाईएस्ट होता है फिर इसका, ठीक है। रीजन भी आप जा सकते हो, बट आप इतना याद रखना, जितने Cl बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा
उतना ही कम डायपोल मोमेंट होता जाएगा। ठीक है, अगले केस की हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको कुछ इस टाइप का एग्जांपल आ जाता है, लेट से कि आपका एक फिनाल देता है और दूसरा कंपाउंड आपका क्लोरोबेंजीन देता है। ठीक है, और इसमें एक OH लगा दो यहाँ पे और एक Cl लगा दो यहाँ पे। तो ये वाले केस में क्या होगा कि आपका डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप वेक्टर की डायरेक्शन देखें अपोजिट में होगी। बट यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये जो OH है ऐसे लगा होगा, ये वाला OH ऐसे लगा होगा, तो ये आपस में वेक्टर आपस में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा और इसका 0 होगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे लगा दें Cn, तो यहाँ पे इसका भी डायपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे ये आपका सीधा होगा वेक्टर इधर और इधर, तो 0 हो जाएगा। इस केस में 0 नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे चला होगा तब भी 0 नहीं होगा। समझ गए बात को? ये वाला केस आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, तो आइए फटाफट यहाँ पे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को आप फटाफट नोट कर लें, तो अपने माइंड में एकदम बिठा लें। जेई का एग्जाम के पहले आप इनको रिवाइज कर लें, ताकि आपका अच्छे से क्वेश्चन वहां पे बन जाए। चलो तो फटाफट हम आगे करते हैं। तो सिस और ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस में आप याद रखिएगा, जो सिस एल्कीन होती है उसका जनरल डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सिस का ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा एक केस नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे आप समझे बात को, मान लो कि हम हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे मैं बोर्ड को फटाफट थोड़ा सा, इसको मैं वेट हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, अभी थोड़ा सा ये आ गया। ठीक है, तो देखो आराम से, सिस जो एल्कीन है उसका डायपोल मोमेंट जनरली ज्यादा होता है। क्यों? यहां समझे बात को, सिस एल्कीन आपकी ये है, ठीक है, इस टाइप से, और ट्रांस एल्कीन आपकी ये है इस टाइप से। ठीक है, अब अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन बनाएंगे तो वेक्टर आपकी डायरेक्शन ऐसे आएगी इस टाइप से, और इधर डायरेक्शन ऐसे आएगी। मिथाइल का प्लस आई होता है, शायद आपको पता होगा। ठीक है, और इससे आएगा। तो ये आपका सिस फॉर्म है, ट्रांस में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। ठीक है, बट आप हैलोजन लगा दो, यहाँ पे लगाओ हैलोजन, हैलोजन लगाओ यहाँ पे भाई साहब, CH3 H डबल बॉन्ड, और यहाँ Cl लगा दो यहाँ पे H। ठीक है, और एक ट्रांस बनाओ, CH3 Cl यहां लगाओ, H यहां लगाओ, H यहां लगाओ, ट्रांस। अब देखो डायरेक्शन बनाओ जरा भाई, ये डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन तो ऐसे रहती है, सिस फॉर्म है। ट्रांस में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सीधे वेक्टर जुड़ जाएंगे दोनों, इसका ज्यादा आता है। ठीक है, ये वाले वेक्टर कैसे बन जाएंगे आपके। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो यहाँ पे कुछ कम आता है, क्योंकि ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये तो किसी एंगल पे होंगे, कम आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो ज्यादा आता है। ट्रांस इज मोर मतलब पोलर देन सिस इन केस ऑफ कि अगर आपका एक मिथाइल है, एक एल्काइल है और एक आपका हैलोजन लगा हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले केस की, जो कि अपना है, लेट से क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लेट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा फटाफट, बिल्कुल आप सीख जाएंगे हमारी तरह से। तो देखो, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है इस टाइप से। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इट इज क्लोरोबेंजीन, और इसका डायपोल मोमेंट इन्होंने बोला है कि X है। ठीक है, और नया कंपाउंड ये दे रहे हैं यहां पे इस टाइप से, और यहां पे Cl लगाओ, यहां पे Cl लगा लो, यहां Cl लगा लो, यहां Cl लगा लो। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, आप सोचे जरा, वीडियो को पास कर ले और सोचे। देखो डायरेक्शन बनाइए वेक्टर की, ये Cl की तरफ, ये Cl की तरफ। ठीक है, इधर इधर Cl की तरफ और इधर Cl की तरफ। ठीक है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे दोनों वेक्टर। ठीक है, इनका काम खत्म हो गया। अब बचे दो, अब किस एंगल पे होंगे ये, थोड़ा सही से बना लो बेटा,
ये 120 के एंगल पे होंगे क्या, 60 इधर 60 इधर, ठीक है। 120 डिग्री के एंगल पे अगर दो वेक्टर लगे हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका भी मैग्नीट्यूड x है, तो उनका रिजल्टेंट भी x आता है। ये वेक्टर में आपने पढ़ा जरूर होगा। इसका आंसर होगा डायपोल मोमेंट x हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अगर ये एग्जांपल आप कर लेते हैं, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किन केसेस में डायपोल मोमेंट डायरेक्टली आप बता सकते हैं जीरो होता है, तो अगर आपकी रेगुलर ज्योमेट्री है, नहीं कोई लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 और 7 0, वो वाले केस में आपका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। और 2 3 23 42 एंड 52 इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ सर इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर ये वाले केस के अंडर नहीं लाई कर रहा है, यानी रेगुलर ज्योमेट्री वाला केस नहीं है, या फिर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर या 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर केस नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल का कुछ डायपोल मोमेंट होगा, मॉलिक्यूल